गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्य की जनता को राहत दी है। आज मुख्यमंत्री दफ्तर ने ऐलान किया है कि गुड़ी पड़वा से राज्य में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां खत्म होगी, मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। डिटेल लेते हैं, विवेक गुप्ता हमसे जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए, महाराष्ट्र सरकार का ये जो नया आदेश आया है या जो घोषणा हुई है, डिटेल क्या है इसकी? देखिए मनोज, आपको बताना चाहेंगे कि आज उम्मीद जताई जा रही थी कि जब महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री की जब बैठक होगी तो कोरोना के नियमों में कुछ तो ढील जरूर बरती जाएगी। लेकिन इतना बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है कि कोरोना की जितनी भी नियम थे, जो पाबंदियां लगी थी पूरे राज्य में, उसे पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में रात में धारा 144 लगी थी, पूरे राज्य में 144 लगी थी, उसे अब हटा दिया गया है। अब मास्क पहनना अब इंडिविजुअल के ऊपर कॉल रहेगा कि मास्क पहनता है या नहीं पहनता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि मास्क पहन के बाहर निकलें, क्योंकि एपिडेमिक 188 सेक्शन को हटा दिया गया है। और जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी कोरोना को लेकर कि स्विमिंग पूल में जो एक पर्टिकुलर लिमिट रखी गई थी और जो थिएटर से उसमें पर्टिकुलर लिमिट रखी गई थी, वो सारे लिमिट्स को अब हटा दिया गया है। क्योंकि देखिए मनोज, इस पर पूरे कई दिनों से बीजेपी इस पूरे मामले में राजनीति कर रही थी और बीजेपी की मांग कर रही थी कि बार बार की जो गुड़ी पड़वा जो एक हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, उसमें रेस्ट्रिक्शन हटा दिए जाए। साथ ही साथ रमजान भी नजदीक आ रहा है और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। तो तीन जो बड़े पर्व थे उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा सेंसिटिव थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है और कोरोना को लेकर जो भी पाबंदियां थी सारी पाबंदियां हटा दी हैं। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, वो मास्क पहने। हालांकि पहले अब जो होता था कि जो मास्क नहीं पहनता था उस पर बीएमसी और जो दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बकायदा फाइन लगाती थी। मुंबई में बिना मास्क के पकड़े जाने पे 200 रुपए का फाइन था। लेकिन अब अगर जो लोग बिना मास्क के भी बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई या कोई फाइन अब नहीं होगा। ये जो सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी गई हैं। लेकिन 2 अप्रैल से ये लोगों को समझना होगा कि काफी इंपॉर्टेंट है कि आज से नहीं बल्कि 2 अप्रैल जिस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व है उस दिन से ये सारी पाबंदियां हटेंगी। 2 दिन तक और जो भी नियम है, कोरोना के जो नियम और पाबंदी हैं, वो लोगों को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो संदेश साफ है, अब सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, एक्ट हटाया जा रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतना है उसकी पूरी जिम्मेदारी अब जनता पर होगी। और आज वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, कल 1 अप्रैल और नए वित्त वर्ष की शुरुआत। इसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन इस बार खास होगा कि महंगाई भी कल से और बढ़ने वाली है। कई तरह की चीज़ें हैं जो महंगी होने वाली है। टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ बदलाव होंगे। तो 1 अप्रैल से क्या क्या बदलेगा, ये सब समझते हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़े हुए हैं। आलोक, बताएं कल से क्या क्या बदलने वाला है? देखिए, जो 1 अप्रैल आने वाला है इसमें कई सारी चीज़ें बदलेंगी और ख़ास तौर से अगर बात करें तो आम आदमी के लिए और कारोबारियों के लिए कई सारे अहम बदलाव होने वाले हैं। आम आदमी पर तो एक तरह से कहें तो महंगाई की मार पड़ने वाली है, डबल अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि जो दवाइयों के दाम है, करीब 800 मेडिसिन हैं जो जरूरी मेडिसिन हैं, उनके दाम 10% तक बढ़ेंगे। क्योंकि कल ही NPA ने, जो ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसने 10% दाम बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो LPG के दाम है आज रात को रिवाइज होंगे। पिछली बार 50 रुपए तक दाम बढ़े थे। इसके बाद अगर बात करें तो जो गैस है, घरेलू गैस होती है, पाइप PNG और गाड़ियों में डालने वाली CNG, इन दोनों के दाम बढ़ने की आशंका है। क्योंकि आज ही शाम को सरकार ने जो जितनी भी गैस कंपनियां उनको दाम बढ़ाने की इजाज़त दी है। $2.9 पर MMBTU से अब $6.1 पर MMBTU हो जाएगा। तो ये दाम बढ़ने से इन दोनों कमोडिटी पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो बजट में जो बहुत सारे ऐलान हुए थे उसके तहत तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाए, जिसमें कैपिटल गुड्स, विदेशी छाता, इमिटेशन ज्वेलरी, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है जो महंगे होने वाली है। इसके अलावा जो गाड़ियों के दाम आपने बताया ही था पहले कि टाटा, टोयोटा, BMW, ये सब 2 से 4% के दाम इस बार इजाफा करने वाली हैं। टैक्स के मोर्चे पर भी देखें तो कई सारी चीज़ें अहम बदलाव होने वाली। जो निवेशक है, खासतौर से जो क्रिप्टो करेंसी में जो युवा निवेश करता था, उनके लिए भी अब 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा और 1 जुलाई से आपको 1% TDS भी देना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तैयारी है। इसके अलावा जो एक होम लोन पर काफ़ी 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता था, वो भी डिडक्शन अब मिलना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इसके बाद जो GST के मोर्चे पर बात करें तो GST के मोर्चे पर अब 20 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर वाले जितने भी कारोबारी हैं उनको ई इनवॉइस देना पड़ेगा। यानी कि
ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा, तो सभी लोग जीएसटी की जद में आएंगे, जो छोटे कारोबारी भी हैं वो भी जद में आएंगे। इस तरह से तमाम चीजें टैक्स के मोर्चे पर बदलाव होने वाली है और आम आदमी के ऊपर जो महंगाई की मार है वो तो लगातार पड़ी रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर हर जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो कई तरह के परिवर्तन होने हैं और एक लंबी लिस्ट है। इधर चौतरफा महंगाई के आलम में अब साफ सफाई पर भी ज़्यादा खर्च करने को तैयार हो जाइए। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतें 10% तक बढ़ा दी है। कंपनी ने कीमतें बढ़ाने के पीछे रॉ मटेरियल की महंगाई को वजह बताया है। उदाहरण के लिए सर्फ एक्सेल की कीमतों में 4 रुपये प्रति किलो, व्हील पाउडर में करीब 1.5%, सर्फ एक्सेल क्विक वॉश में 11 रुपये प्रति किलो, पियर्स और लक्स जैसे साबुन में 5.5 और 6.5% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं रिन मल्टी पैक के दाम में 10.5% तक का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन और डिटर्जेंट के मार्केट लीडर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ती महंगाई के बीच सस्ती ब्याज दरों का दौर भी खत्म हो सकता है। ये इशारा किया है कोटक महिंद्रा बैंक के MD उदय कोटक ने। CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उदय कोटक ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी कीमतें बढ़ने का संकेत दिया है। Time for producers to be careful committing long. Take the case of a real estate developer. If you've gone ahead and sold a lot of your future construction at a fixed price, you will have a challenge because your input costs are going to go up and your sale price is fixed. Therefore, I would basically ask all producers to keep in mind that we are in a positive inflationary environment, especially keeping in mind the global situation. Therefore, not to commit fixed price too long. And it's the same applies to bankers, because if you commit fixed term loans long term, you could have a situation where if interest rates move up, you may have a challenge. Therefore, it's back to basic risk management 101. और जब महंगाई की बात हो रही तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है पेट्रोल और डीजल की, और इसकी वजह है क्रूड, जिस पर अभी पूरी दुनिया की नज़र है। हर दिन इसकी चाल से नए समीकरण बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज क्रूड में कुछ बड़ा होने वाला है भारत के लिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी बताइए, क्रूड में बड़ा होने वाला है, क्या ये फायदे की बात है? देखिए, दो बड़ी घटनाएं आज क्रूड के संदर्भ में हो रही हैं। एक, रूस के साथ जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें एक डिस्काउंटिंग की बात सामने निकल के आई है और उनके विदेश मंत्री यहाँ पे चर्चा। दूसरी बड़ी बात होने वाली है जो ओपेक की बैठक हो रही है। लेकिन पहली बात महत्वपूर्ण उसको समझना जरूरी है कि रूस के ऊपर चूंकि US और यूरोप की तरफ से सैंक्शंस लगे हैं तो उसको ऑयल बेचने में दिक्कत है, इसलिए वो डिस्काउंट पे ऑयल बेचना चाहते हैं कि जो उनका प्राइस आता है उससे वो $30-35 नीचे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उसका पेमेंट कैसे होगा, क्या रूबल में होगा, रुपए रूबल का अकाउंट खुल सकता है क्या, इसको लेकर के आज जो है महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है भारत उनके बीच में। हो सकता है कि इस पर कोई डील हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसके थ्रू अब तक पेमेंट होता रहा है, तो क्या ये रूबल का पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली आती है कि अगर मान लीजिए ये नहीं होता है पेमेंट का सिस्टम, तब भी भारत के पास ये रियायत होगी कि वो अगले 3 महीने तक कम से कम रूस से कच्चा तेल सस्ती कीमत पे खरीद सकता है, क्योंकि जो US ने सैंक्शंस लगाए हैं वो इस बात के मद्देनजर लगाए जाते हैं कि कम से कम अगले 3 कॉन्ट्रैक्ट का उस पर असर ना पड़े, इसीलिए अगले 3 महीने तक वो इजी रहेगा। लेकिन अब इसमें मुश्किल ये है कि भारत ने अब तक, यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है 24 फरवरी से टिल डेट 13 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है, जबकि 2021 में उन्होंने 16 मिलियन बैरल खरीदा था। यानी 1 साल का पूरा कोटा ऑलरेडी वो 2-3 महीने में बाय हो चुका है। तो अब एक्स्ट्रा और कितना आप खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अगर और ज्यादा खरीदने की आप कोशिश करते हैं तो एनर्जी की पूरी जरूरत आप रशिया से नहीं ले सकते, आपकी दूसरी कंट्रीज से भी डील है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेल खरीदने की गुंजाइश इस वक्त शायद नहीं होगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लें और उसके पेमेंट सिस्टम को आप डील के थ्रू सेटल करें, इस पे हो सकता है कि बातचीत बने। तो एक बड़ी घटना यह है जिसमें भारत अपना कुछ फायदा उठा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो नीरज जी जो बात बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये राहत
हो सकती है सस्ता क्रूड मिले तो, लेकिन फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। पेट्रोल के दाम लगातार 9वें बार बढ़े हैं और 10 दिन में ही 6 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। कल पेट्रोल के दाम में 80 पैसे और डीजल में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस तरह दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 102 रुपए और मुंबई में 170 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। CNBC आवाज खबरों में रहता है सबसे आगे। हमने कल आपको बताया था कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ सकते हैं और ये भी बताया था कि दाम कितने और कब बढ़ेंगे। आज इस खबर पर मुहर लग गई है। अप्रैल से सितंबर के लिए नेचुरल गैस के दाम $6.1 प्रति MBTU तय हो गया है। बढ़े हुए दाम कल से लागू होंगे। डिफिकल्ट ब्लॉक के गैस दाम $9.92 प्रति MBTU तय किए गए हैं। और इधर आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई का 36वां दिन है। महंगाई की एक बड़ी वजह ये युद्ध भी है। तो युद्ध विराम पर बात चलने के बाद भी गोलीबारी और हमले अभी जारी हैं। हालांकि मारियुपोल में एक राहत की खबर ये आई है कि रूस ने नागरिकों के लिए एक कॉरिडोर पर सहमति दे दी है, तैयार हो गया है। वहां पर सीज फायर का ऐलान किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि डॉनबास इलाके में रूस बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वहीं यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि कीव में जल्द ही रूस बड़ा हमला कर सकता है। जेलेंस्की को डॉनबास में बड़े हमले की आशंका सता रही है। और अब रुख करते हैं एक नई खबर का। एक अविवाहित लड़की अपने माँ बाप से अपनी शादी का खर्च मांग सकती है। जी हां, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच ने ये तय किया है। दरअसल दुर्ग की रहने वाली 35 वर्षीय राजेश्वरी ने पिता के रिटायरमेंट बेनिफिट के 55 लाख रुपयों में से 20 लाख रुपए शादी के खर्च के तौर पर मांगे और इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का हवाला दिया गया, लेकिन लोअर कोर्ट ने कहा कि एक्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं है। इसके बाद राजेश्वरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 21 मार्च को हाईकोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस एक्ट के तहत लड़की ये मांग कर सकती है और फैमिली कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाए, ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया है। और अब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ वकील और संविधान की जानकारी रखने वाले विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मामला आपके ध्यान में होगा, तो पहले तो ये बताइए कि हाई कोर्ट ने जो बात कही है किस आधार पर कही है और इसका क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, हाई कोर्ट ने जो बात बोली है तकनीकी आधार पर सही है और इसी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कुछ दिनों पहले एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई संतान वैध नहीं है तो भी उसको जो एम्प्लॉयमेंट में कंपनसेटरी एम्प्लॉयमेंट में उसको अधिकार है। लेकिन ये जो फैसला है अगर देखें तो लड़की के हक के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इसमें 2-3 पेंच हैं। पहला पेंच तो ये है कि जो लड़की है और अगर वो इसमें, क्योंकि जो इसको मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो सिर्फ माइनर बच्चों के लिए है और वो एक्सटेंड हो जाता है अगर वो लड़की है अविवाहित है। लेकिन अविवाहित लड़की के लिए भी जो प्रोविजन है वो प्रोविजन ये है कि वो अगर अपना खुद का मेंटेनेंस खुद नहीं कर पा रही है, रीजनेबल उसकी जो जरूरतें हैं और वो अपना खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है। दूसरी समस्या क्या है कि इस केस के पहले उस लड़की ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी और हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को बोला था कि आप इसमें ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जाएं। और फैमिली कोर्ट में जब उसने केस फाइल किया तो 2016 में यह मामला डिसाइड हो गया था। प्रश्न ये है कि वो लड़की अगर अपनी शादी के लिए पैसा का अधिकार चाहती है तो वो 6-7 साल में अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये भी है कि शादी के बाद लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह कानून हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन इन धर्मों के लोगों के लिए है और मुसलमान, ईसाई, यहूदी ये सारे इस कानून के दायरे से बाहर हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कानूनी तौर पर अधिकार दिया है, पर वो अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा या कितने पैसे मिलेंगे, इन सारी बातों का फैसला अभी फैमिली कोर्ट में होगा। जी,
ये बताइए विराग जी कि ये जो वकील हैं लड़की के, उन्होंने ये बात कही है, अखबारों में ये बात छपी है कि ये जो पूरा मामला हुआ हाई कोर्ट में, तो ये अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, ये मामला AFR का हवाला देते उन्होंने कहा कि ये कानून की किताबों में दर्ज होगा। थोड़ा इसको समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला, उस फैसले में ही आखिरी में लिखा हुआ है कि हेड नोट उसमें लिखा हुआ है और उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है। लेकिन अगर अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग तो हो सकती है, होनी चाहिए, क्योंकि कानून की किताबों में लिखा है कि अविवाहित लड़की को माता पिता से मेंटेनेंस मिलना चाहिए और मेंटेनेंस के दायरे में शादी के खर्च भी आते हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है 3 बातों पर। पहला, क्या उस लड़की को पेंशन में पैसे लेने का हक है? दूसरा, क्या पेंशन के पैसे में जो भिलाई स्टील प्लांट जहां से पेंशन मिलनी है, क्या उनको पार्टी बनाने का हक है? और तीसरा, जो रीजनेबल खर्चे हैं, उस रीजनेबल खर्चे के तहत, क्योंकि भारत में दहेज प्रथा पर प्रतिबंध है, तो शादी के लिए क्या रीजनेबल खर्चे के दायरे में 25 लाख रुपए आते हैं? क्योंकि अगर अगले आदमी को, क्योंकि उस कानून में यह भी लिखा है कि बच्चों की जिम्मेदारी है माता पिता को देखरेख करने की, तो अगर पिता की पेंशन है तो पेंशन से क्या 1/3 पैसे बेटी की शादी के लिए दिए जा सकते हैं? मेरे अनुसार ये नहीं दिए जा सकते हैं। तो कानून की धाराओं का जो विश्लेषण हाई कोर्ट ने किया है वह कानूनी तरीके से सही है, लेकिन इस जो प्रेजेंट केस में मुझे नहीं लगता है कि पेंशन के पैसे से एक अविवाहित लड़की को इतनी बड़ी रकम मिल सकती है, क्योंकि उसमें और भी दूसरे बेनिफिशियरी हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिविजुअल इस केस को लेकर कई पेच हो सकते हैं और वो दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल कोर्ट ने ये जरूर इस्टेब्लिश किया है कि मेंटेनेंस एक्ट में अगर कोई अविवाहित लड़की है, वो माइनर नहीं भी है, तब भी उसका हक बन सकता है, लेकिन ये अमाउंट युक्ति युक्त होना चाहिए और इसमें तमाम जो पेच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विराग जी, हमसे जुड़ने के लिए और ये विचार रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बाजार की बात करते हैं। मार्च सीरीज का आज एक्सपायरी का दिन था और बाजार बेहद सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ आज दिखाई दिया। 3 दिन की तेजी पर ब्रेक भी लग गया। सेंसेक्स 115 पॉइंट गिरकर 58,559 और निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 17,465 पर बंद हुआ। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी FMCG में देखने को मिली, वहीं IT और फार्मा शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव रहा। कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ में सुधार देखने को मिला है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में कोर इंडस्ट्री ग्रोथ 4% से बढ़कर 5.8% पर आ गई है। सबसे ज्यादा ग्रोथ पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में देखने को मिला है। पेट्रोल आउटपुट ग्रोथ 3.7% से बढ़कर 8.8% हो गई है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ग्रोथ 0.9% से बढ़कर 4% हो गई है। स्टील आउटपुट भी 3.7% से बढ़कर 5.7% हो गया है। नेचुरल गैस आउटपुट 11.7% से बढ़कर 12.5% हो गया है। कोल, क्रूड, फर्टिलाइजर और सीमेंट आउटपुट में गिरावट देखने को मिली है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी केजरीवाल को मारना चाहती है। वहीं आज केजरीवाल ने भी नाम लिए बिना बीजेपी पर निशाना साधा। देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रदर्शन करता है तो आम आदमी पार्टी उसे हत्या की साजिश बताती है।
विजय के बाद भी विलाप का जो है वो एक अनूठा उदाहरण और नमूना अगर कहीं देखना है तो केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी में देख सकते हैं। आप जो है वो प्रदर्शन कोई करेगा तो कहेंगे कि हमें मारना चाहते हैं, फिर आपकी गड़बड़ी होगी, गड़बड़ झाला होगा तो कहेंगे साहब हमारे जो पीछे जो है वो एजेंसीज लग गई हैं। तो ये विलाप मंडली इस तरह से विलाप कर करके लोगों को गुमराह करने का काम हमेशा करती रही है, लेकिन एक्सपोज भी होती रही है और इस बार भी एक्सपोज हो रही है। दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी और आप में क्यों मचा है बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।